नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर कई सारे पदों पर वैकेंसी आ चुकी है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 4 फरवरी 2025 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 5 मार्च 2025 है। इसके अंदर टोटल 224 वैकेंसी आई हैं, जिसमें से 152 वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट के लिए आई हैं, 4 वैकेंसी सीनियर असिस्टेंट के लिए आई हैं, 21 वैकेंसी सीनियर असिस्टेंट अकाउंट के अंदर आई हैं और फाइनली 47 वैकेंसी सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आई हैं। इसके अलावा कौन सी वैकेंसी कितने कैटेगरी में डिवाइड है, इसे आप टेबल में देख सकते हैं। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और इसका सिलेबस क्या है। दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि ये वैकेंसी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नॉर्दर्न रीजन में आई है। तो अगर आप चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, यानी कि आपके पास इनमें से किसी भी एक स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसमें आपकी एज क्या होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर आपकी एज 5 मार्च 2025 को 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जैसे कि अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आप 30 में 5 साल और जोड़ दीजिए, यानी कि आप 35 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप OBC में नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 3 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इसी तरह से और भी कई कैटेगरीज हैं जिनमें एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, क्वालिफिकेशन के अंदर आप सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना कि आपसे जो भी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या डिप्लोमा, तो आपकी ये सभी क्वालिफिकेशन 5 मार्च 2025 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए, जो इस एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट भी है। और आपके पास रिजल्ट होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे और एग्जाम दे पाएंगे। दोस्तों, अगर आप सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास मल्टीपल चॉइस है। इनमें से अगर आपके पास कोई भी एक है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास पहली चॉइस है कि आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए हिंदी से और ग्रेजुएशन में इंग्लिश आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास दूसरी चॉइस है कि आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए इंग्लिश से और ग्रेजुएशन लेवल पर आपका हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तीसरी चॉइस है कि आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए हिंदी या इंग्लिश को छोड़कर किसी भी सब्जेक्ट से और ग्रेजुएशन लेवल पर आपका हिंदी या इंग्लिश कंपलसरी या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट होने चाहिए। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि अगर आपने हिंदी से ग्रेजुएशन की है तो इंग्लिश एक कंपलसरी या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए, और अगर आपने इंग्लिश में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है तो फिर हिंदी एक कंपलसरी या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक आखिरी चॉइस भी है कि आपकी केवल ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से जिसमें आपके हिंदी या फिर इंग्लिश मैंडेटरी या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट होने चाहिए। इसका मतलब भी सेम है कि अगर आपने हिंदी से ग्रेजुएशन की है तो इंग्लिश आपका एक कंपलसरी या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए, और अगर आपने इंग्लिश में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है तो फिर हिंदी एक कंपलसरी या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा ग्रेजुएशन के साथ में आपका डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कंप्लीट होना चाहिए जो हिंदी टू इंग्लिश या फिर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन से डील करता हो। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट या डिप्लोमा नहीं है तो फिर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हिंदी टू इंग्लिश या फिर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन में, और आपका ये एक्सपीरियंस किसी भी सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस में होना चाहिए। दोस्तों, आपके पास इतने सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक है तो फिर आप सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 कंडीशन और आती हैं। पहली कंडीशन है कि क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपका एक लिटरेसी टेस्ट भी होता है जो MS ऑफिस पर होता है, और साथ में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर आप सीनियर असिस्टेंट अकाउंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी BCom कंप्लीट होनी चाहिए, साथ में आपका एक लिटरेसी टेस्ट होगा MS ऑफिस पर। इसके साथ ही आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन या रेडियो इंजीनियरिंग में से किसी भी एक में कंप्लीट होना चाहिए, और साथ में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी 10th पास होनी चाहिए, और साथ में आपके पास मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल या फिर फायर से डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। और अगर आपके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं तो फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आपकी केवल 12th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए और 12th आपकी रेगुलर होनी चाहिए। कई सारे लोग 12th में नॉन गोइंग ले लेते हैं, तो फिर ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने 12th में नॉन गोइंग लिया था वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई क्यों ना कर रहे हों, आपका ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी है, यानी कि
आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस तो होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर 3 टाइप के ड्राइविंग लाइसेंस मांगे गए हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। पहला ड्राइविंग लाइसेंस है हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि जो भारी वाहन होते हैं जैसे कि बड़े ट्रक वगैरह, आपके पास वो लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपके पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो फिर आपके पास मीडियम व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए, लेकिन ये मीडियम व्हीकल लाइसेंस आपका 1 साल पुराना होना चाहिए इस वैकेंसी के एडवर्टीजमेंट की डेट से। और अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो फिर आपके पास एक तीसरी चॉइस भी है कि आपके पास लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए, और ये इस वैकेंसी के एडवर्टीजमेंट की डेट से 2 साल पुराना होना चाहिए, यानी कि 2 साल पहले आपने ये लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस बनवा लिया हो, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक कंडीशन और है, और वो ये है कि अगर आपके पास टेम्पररी या लर्निंग लाइसेंस है तो फिर इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, इसका सिलेक्शन प्रोसेस मेनली 2 स्टेज में होता है। पहली स्टेज में सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और सेकंड स्टेज पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और मेडिकल टेस्ट होता है। इसके साथ ही आपका ड्राइविंग टेस्ट भी होता है, और फाइनली लास्ट में आपका PAT, जिसे फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट कहते हैं, वो होता है। आइए दोस्तों, अब इन सभी स्टेज को डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपका एक CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जो 2 घंटे का होता है। और अगर आप सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज या फिर सीनियर असिस्टेंट अकाउंट के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो इन दोनों पोस्ट के लिए आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के साथ कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट भी होता है, जो MS ऑफिस पर होता है, और ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। लेकिन अगर आप सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो फिर आपका केवल कंप्यूटर टेस्ट ही होता है, और यहाँ पर आपका कोई भी कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट नहीं होता है। इसके बाद कंप्यूटर टेस्ट के नंबर के बेसिस पर आपको सेकंड स्टेज के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। सेकंड स्टेज पर सबसे पहले आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है और मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट में आपकी आई साइट, हियरिंग टेस्ट और स्पीच टेस्ट लिया जाता है, और आपकी आई साइट क्या होनी चाहिए इसे आप टेबल में देख सकते हैं। इसके अलावा आपकी हाइट, वेट और चेस्ट का भी मेजरमेंट किया जाता है, जिसमें अगर आप लड़के हैं तो आपकी हाइट 167 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, और आपकी चेस्ट 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और एक्सपेंड करने के बाद यानी कि फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि आपके चेस्ट का मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का तो होना ही चाहिए, और आपका वेट 55 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हाइट में और चेस्ट में 3 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन भी दिया जाता है ऐसे कैंडिडेट्स को जो हिली एरिया से बिलोंग करते हैं। लेकिन आपको रिलैक्सेशन तभी दिया जाएगा जब आप अपने सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, और साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर भी आपको अपनी सर्टिफिकेट दिखाने होंगे, तभी आपको हाइट और चेस्ट में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको नॉक नी, बोलेक्स या फ्लैट फुट जैसी डिफॉर्मिटीज़ हैं, या फिर इसके अलावा कलर ब्लाइंडनेस या नाइट ब्लाइंडनेस जैसी विजन प्रॉब्लम है, तो फिर आपको इस स्टेज पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप लड़की हैं तो आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, और आपका वेट 45 किलोग्राम या उससे ज़्यादा होना चाहिए। और यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन है जो लड़कों के लिए थी, वही सेम आपके लिए भी है, और वो ये है कि आपको भी हाइट में 3 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। लेकिन ये 3 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन केवल उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो हिली एरिया से बिलोंग करते हैं, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके बाद दोस्तों आपका ड्राइविंग टेस्ट भी होता है। जो भी आपने लाइसेंस लगाया होगा, जैसे कि अगर मान लीजिए आपने लाइट मोटर का लाइसेंस लगाया है तो फिर आपका लाइट मोटर का ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। इसके बाद फाइनली लास्ट में आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होता है, जिसमें आपसे 5 टेस्ट करवाए जाते हैं। पहला टेस्ट है 100 मीटर रनिंग, दूसरा टेस्ट है लिफ्टिंग कैरिंग, तीसरा टेस्ट है पोल क्लाइंबिंग, चौथा टेस्ट है रोप क्लाइंबिंग, और 5वां टेस्ट है लेडर क्लाइंबिंग एंड डिसेंडिंग। दोस्तों, ये 5 टेस्ट 20-20 नंबर के होते हैं। इस तरह से फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट टोटल 100 नंबर का होता है। आइए दोस्तों, ये टेस्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप टेबल में देख सकते हैं जो केवल लड़कों के लिए है। इसमें आप देख सकते हैं पहले कॉलम में केवल मार्क्स लिखे हुए हैं और बाकी के कॉलम में 5वां टेस्ट लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर कंडीशन ये है, जैसे आप देख सकते हैं पहला टेस्ट है 100 मीटर रनिंग, तो अगर आप 12 सेकंड में 100 मीटर की रेस कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर 13 सेकंड में कंप्लीट करते हैं तो 18 मार्क्स दिए जाएंगे। इसी तरह से अगर आप 16 सेकंड में कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 12 मार्क्स दिए जाएंगे, और अगर आप 16 सेकंड के बाद 100 मीटर रेस कंप्लीट करते हैं तो फिर आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। इसी तरह से दूसरा टेस्ट है कैरिंग टेस्ट। इसमें आपको 50 किलोग्राम का सैंड बैग दे दिया जाएगा, जिसे आपको उठाकर
50 मीटर कवर करने होंगे। और अगर आप 50 किलोग्राम का सैंड बैग उठाकर केवल 20 सेकंड में ही 50 मीटर कवर कर लेते हैं तो आपको 20 नंबर दिए जाएंगे। और इसी तरह से अगर आप 40 सेकंड से ज़्यादा समय लगाते हैं इस टेस्ट को करने में तो आपको कोई भी नंबर नहीं दिए जाएंगे। दोस्तों मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे ये टेबल का फॉर्मेट क्या है। आइए दोस्तों अब लड़कियों का फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट कैसा होता है उसे भी जान लेते हैं। दोस्तों लड़कियों का पीईटी भी सेम होता है, यहाँ पर भी सेम 5 टेस्ट होंगे, टोटल नंबर 100 होंगे, लेकिन टाइम में थोड़ा सा वेरिएशन होगा। जैसे कि 100 मीटर की रनिंग अगर आप 15 सेकंड में कंप्लीट कर लेती हैं तो आपको 20 नंबर दिए जाएंगे, लेकिन अगर आप 19 सेकंड से ज़्यादा समय लगाती हैं तो फिर आपको कोई भी नंबर नहीं दिए जाएंगे। ऐसे ही बाकी और भी टेस्ट हैं और उनके नंबर भी दिए हुए हैं, आप टेबल में देख सकती हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इस टेबल को समझने में तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। दोस्तों ये पीईटी यानी कि फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट केवल क्वालिफाइड नेचर का होता है, इसमें आपकी मेरिट नहीं बनती है, आपको बस इसे पास करना होता है। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट 100 नंबर का होता है और आपको इसे क्वालिफाई करने के लिए 100 में से 60 नंबर तो लाने होंगे, तभी आप इसे क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि आपकी फाइनल मेरिट केवल रिटन एग्जामिनेशन से बनती है। आइए दोस्तों आप जानते हैं कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों अगर आप सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज, अकाउंट या इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अप्लाई कर रहे होंगे और अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपकी सैलरी 36,000 रुपये से लेकर 1,10,000 रुपये के बीच होगी। और अगर आप जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज के लिए अप्लाई करते हैं और अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपकी सैलरी 31,000 रुपये से लेकर 92,000 रुपये के बीच होगी। और इन सब के अलावा आपको डीए, एचआरए जैसे अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।